हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसकेजी सामान्य ज्ञान। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हम आपके सामने जो है वो अर्थव्यवस्था से जुड़े जो है 25 प्रश्न लेकर आए हैं मॉक टेस्ट के रूप में। तो शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स, पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र क्या है? टर्शरी सेक्टर क्या है इकोनॉमिक्स का? अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र क्या है? ए कृषि और पशुपालन, बी उद्योग, सी सेवा, डी उपरोक्त तीनों। ए कृषि और पशुपालन, बी उद्योग, सी सेवा, डी उपरोक्त तीनों। आंसर देखते हैं। तो जो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, उसको हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं अर्थव्यवस्था का। ठीक है। जो प्राइमरी सेक्टर है वो उसमें कृषि और पशुपालन आता है और भी उससे अलाइड सर्विसेज आ जाती हैं। उद्योग जो है वो सेकेंडरी जो है सेक्टर है। ठीक है। और टर्शरी सेक्टर जो है वो सेवा सर्विसेज आ जाती है उसमें। ठीक है, जिसमें बैंकिंग है, ठीक है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। अगला है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी मिश्रित, डी बंद। ए पूंजीवादी, बी समाजवादी, सी मिश्रित, डी बंद। आंसर देखते हैं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि वहां पे पूंजीवाद का तत्व भी पाया जाता है और समाजवादी तत्व भी पाया जाता है। ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था जैसे चीन थी पहले, अब तो वर्तमान में चीन भी नहीं है। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जो ना तो कोई आयात करती है ना ही कोई निर्यात करती है। ठीक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण चीन है। ठीक है, सोवियत संघ था पहले। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण अमेरिका है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इन दोनों का जो दोनों के जो गुण है वो इसमें पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, टूट फूट के कारण स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में कमी क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन आया भी है, बहुत बार आया है, क्लर्क के एग्जाम में भी, एलडीआर सुपरवाइजर के एग्जाम भी। ए अपस्फीति यानी डिस इन्फ्लेशन, बी अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन, सी मूल्य ह्रास यानी डेप्रिशिएशन, डी मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। आंसर देखते हैं। टूट फूट के कारण, जैसे आप जानते हैं ना कि कोई नई चीज आपने ली, तो कोई जैसे कार लिया आपने और 5 साल बाद उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है, या कोई घर लिया तो घर की जैसे टूट फूट के कारण जो कीमत, प्रॉपर्टी में जो पैसा जो राइज हो रहा है वो तो एक अलग चीज है, लेकिन जो उसकी टूट फूट के कारण है, ठीक है, नए घर में और पुराने घर में जो अंतर आ जाता है वही चीज है। जैसे नई कार अगर आप लेंगे और वही पुरानी कार आप बेचने जाएंगे तो उसके वैल्यू में जो कमी आ जाती है उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे डेप्रिशिएशन कहा जाता है। टूट फूट के कारण जो स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में जो कमी आती है उसको हम मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिशिएशन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो अपस्फीति होती है, डिस इन्फ्लेशन होता है, वो होता है कि मुद्रा की मात्रा को कम कर देना। ठीक है। मुद्रा, अगर हम किसी अर्थव्यवस्था से जैसे मुद्रा हटा लें, जैसे कि आप जानते हैं नोटबंदी जब हुई थी तो एकदम से जो मुद्रा का अभाव हो गया था, तो उसकी वजह से मंदी आ गई थी, तो वो डिस इन्फ्लेशन था। ठीक है। इसके अलावा डीवैल्यूएशन क्या होता है, अवमूल्यन क्या होता है, जब हम जानबूझकर, ठीक है, अपनी मुद्रा की वैल्यू को कम कर देते हैं, जैसे चीन करता है, बार बार वो अपनी जो करेंसी है उसको डीवैल्यूएट करता है। ठीक है, जानबूझकर मुद्रा के विनिमय मूल्य को घटाना। ठीक है। और इसके अलावा मुद्रास्फीति क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन एक तरह से महंगाई है, कीमतें बढ़ना। ठीक है। और मुद्रा का मूल्य गिरना। तो ये 4 हमारे पास वो थे, पर जो टूट फूट के कारण जो स्थिर परिसंपत्तियां हैं उनके मूल्य में कमी आती है उसको डेप्रिशिएशन कहते हैं। यहाँ स्थिर परिसंपत्तियां कहा गया है। स्थिर मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे जमीन है, ठीक है, घर है, जो चीजें मतलब, ठीक है,
जैसे अब सोना है, पैसा है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी, हम एक से दूसरे को जो है वो मूव करती रहती हैं, ठीक है, एक ही हाथ में नहीं रहती। राष्ट्रीय भारत में जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसकी गणना कौन करता है, उसकी कैलकुलेशन कौन करता है? ए नीति आयोग, बी योजना आयोग, सी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, डी एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। आंसर देखते हैं। ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। और इसकी स्थापना जो है, सीएसओ की स्थापना 1951 में हुई थी। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सैकड़ों बार एग्जाम में आ चुका है इकोनॉमिक्स के टॉपिक से। फिर है एनएसएसओ की का गठन कब हुआ था? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, अभी इसकी फुल फॉर्म भी आ जाएगी, ठीक है, हिंदी में भी आ जाएगी। 1950 में इसका गठन हुआ था, 1951 में इसका गठन हुआ था, 1952 में, 1953 में। आंसर देखते हैं। ठीक है, तो एनएसएसओ का जो गठन है वो 1950 में हुआ था। हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ठीक है, एनएसएसओ की फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। प्रतिदर्श को सैंपल कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ का जो गठन है वो 1950 में हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न, आजाद भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? आजाद भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? ए जेम्स विल्सन, बी आर के षणमुखम चेट्टी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोरारजी देसाई। ए जेम्स विल्सन, बी आर के षणमुखम चेट्टी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मोरारजी देसाई। आंसर देखते हैं। तो आजाद भारत का पहला बजट जो है वो आर के षणमुखम चेट्टी ने जो है वो प्रस्तुत किया था 1947 में, और पहला बजट जो है वो 1860 में प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, जो फर्स्ट बजट प्रस्तुत किया गया है वो 1860 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, जेम्स विल्सन आप कह सकते हैं। ठीक है, जेम्स विल्सन ने सबसे पहला बजट प्रस्तुत किया था 1860 में, और आर के षणमुखम चेट्टी ने आजाद भारत यानी 1947 में जो है वो पहला बजट प्रस्तुत किया था। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जिसने बजट प्रस्तुत किया, यानी वो वित्त मंत्री का उनके पास कार्यभार भी था 58-59 में। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या अवध कमर्शियल बैंक। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, अवध कमर्शियल बैंक। आंसर देखते हैं। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 1921 में जो है 3 प्रेसिडेंसी बैंक, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। और इस 1921 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना, इसका नाम 1955 में एसबीआई रखा गया। तो इंपीरियल बैंक का नाम स्टेट बैंक का पड़ा 1955 में, और 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे 3 बैंकों को, प्रेसिडेंसी जो बैंक थे कोलकाता में, मुंबई में और मद्रास में, उनको मिलाकर बनाया गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1881, 1 अप्रैल 1894, 1 अप्रैल 1921, 1 अप्रैल 1935। आंसर देखते हैं। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न,
निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है भारत में? प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक, सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर का नहीं, प्राइवेट सेक्टर का। HDFC, ICICI, IDBI, यस बैंक। HDFC, ICICI, IDBI, यस बैंक, ये सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं। तो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है ICICI। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि ICICI की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा बैंक आप जानते ही हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। पहली बार बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ? A 1969, B 1980, C 1990, D 1998, ठीक है। पहली बार बैंकों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ? A 1969, B 1980, C 1990, D 1998। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ, सैकड़ों बार, ठीक है। तो पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण और दूसरी बार भी जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। बहुत बड़ी घटना थी, ठीक है। आम लोगों के लिए जो है ये बैंक जो है फिर वो अवेलेबल होने लग गए। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसके बाद 1980 में फिर 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, ठीक है। तो 2 बार राष्ट्रीयकरण हुए हैं बैंकों का। अब तो राष्ट्रीयकरण, अब मर्जिंग हो रही है बैंकों की, बहुत सारे बैंक्स जो हैं, अब नए क्वेश्चंस जो क्रिएट हो रहे हैं कि किन किन बैंक्स को मिलाकर कौन से बैंक का गठन किया गया। अब धीरे धीरे जो बहुत सारे बैंक थे वो घट के कम हो रहे हैं। अगला प्रश्न है 916 शुद्धता गोल्ड कितने कैरेट की है? तो A 24 कैरेट, B 23 कैरेट, C 22 कैरेट, D 20 कैरेट। 916 शुद्धता गोल्ड कितने कैरेट की है? A 24 कैरेट, B 23 कैरेट, C 22 कैरेट, D 20 कैरेट। आंसर देखते हैं। तो 916 शुद्धता गोल्ड जो है वो 916 शुद्धता गोल्ड जो है वो 22 कैरेट की है, ठीक है। तो 22 को 24 से डिवाइड करके उसको 100 से आप 1000 से भी कह लीजिए या जो भी है, डिवाइड करके उसको 1000 से या जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपकी 916 ही आएगी, ठीक है। तो जो 22 कैरेट गोल्ड होता है वो 916 उसकी शुद्धता होती है, यानी 1000 में से जो है वो 916 जो उसमें सोना होता है, बाकी जो है वो तांबा या और जो धातु है वो मिलाई जाती है 22 कैरेट गोल्ड में, ठीक है। प्योर गोल्ड जो है वो 24 कैरेट का होता है। नबार्ड की स्थापना कब हुई? नबार्ड एक बैंक है, ठीक है। 1969, 1978, 1982 या 1986। नबार्ड की स्थापना कब हुई? 1969, 1978, 1982, 1986। आंसर देखते हैं। नबार्ड की जो स्थापना है वो 1982 में हुई है और इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिखें इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। 1982 में एस्टेब्लिश हुआ है। एग्रीकल्चर लोन देता है ये, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है। देश की जो मौद्रिक नीति है वो कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कंट्री की कौन बनाता है? भारत की या देश की जो हमारी मौद्रिक नीति है वो कौन बनाता है? मॉनेटरी पॉलिसी। A RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, B वित्त मंत्रालय, C नीति आयोग, D भारत सरकार। A भारतीय रिजर्व बैंक, B वित्त मंत्रालय, C नीति आयोग, D भारत सरकार। आंसर देखते हैं। तो देश की जो मौद्रिक नीति है वो RBI बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स, वैट जिसको कहा जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005। आंसर देखते हैं। तो वैट जो है वो 1 अप्रैल 2005 को जो है वो लागू हुआ था, ठीक है। जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन था? जीएसटी, आज हम जीएसटी लागू हो गया है, सभी इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जीएसटी में जो है समा गए हैं। तो जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको कहा जाता है, वस्तु और सेवा कर, ठीक है। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु और सेवा कर। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ठीक है, क्योंकि जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा, ठीक है। उसके बाद आधे से ज्यादा राज्यों की मंजूरी लेनी पड़ी। 99वां, 100वां, 101वां
102वां। तो जीएसटी जो है वो 101वां संविधान संशोधन है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, कितना जीएसटी को कितनी मेहनत करनी पड़ी। जैसे 61वां संविधान संशोधन 21 से 18 साल आयु, 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, संपत्ति का अधिकार खत्म किया गया 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, 74th अमेंडमेंट है। इसी प्रकार से 101वां संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी से जुड़ा हुआ है, वस्तु और सेवा कर से। और जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से जो है वो पूरे देश भर में जीएसटी जो है वो लागू हो गया। इनकम टैक्स कौन एकत्र करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, डी, ए और बी दोनों, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों। इनकम टैक्स कौन एकत्र करता है? ठीक है, आयकर जिसको कहा जाता है हिंदी में, इनकम टैक्स को आयकर कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स है ये। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। जो आप डायरेक्ट देते हो, जैसे मान लो मेरी इनकम हुई 1 लाख या 2 लाख, ठीक है, तो 2.5 लाख पे इनकम है, पूरे साल की इनकम की बात कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपकी 5 लाख इनकम होती है तो सरकार को जो आप इनकम टैक्स दे रहे हो तो वो आपकी डायरेक्ट टैक्स आ गया। और एक इनकम जो है आपसे इनडायरेक्ट तरीके से वसूल की जाती है। आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, तो उस पे जो है वो आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हो। ठीक है, तो इनकम टैक्स कौन एकत्र करता है, क्वेश्चन ये है। आप अपना आंसर चूज कीजिए। तो इनकम टैक्स जो है वो केंद्र सरकार जो है वसूल करती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सीसीआई भी इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई? ए 2008, बी 2009, सी 2010, डी 2011। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? ए 2008, बी 2009, सी 2010, डी 2011। आंसर देखते हैं। तो 2009 में जो है वो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना हुई। क्या काम करता है ये? ठीक है, ये आप गूगल करके बड़े आराम से देख सकते हैं। बीएसई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? ए 1860, बी 1875, सी 1890, डी 1905। ए 1860, बी 1875, सी 1890, डी 1905। आंसर देखते हैं। बीएसई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जो है वो 1875 में हुई है। ठीक है, और यहाँ के टॉप 30 शेयर्स जो है यहाँ पे लिस्ट होते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू ये दिखाता है। बीएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 50 टॉप शेयर्स का वो दिखाता है। ठीक है, और बीएसई स्टॉक एक्सचेंज जो है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो टॉप 30 शेयर्स का वो दिखाता है। तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एनएससी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दिल्ली में है, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो आप जानते ही हैं मुंबई में है। वो 30 के दिखाता है, वो 50 के। ठीक है, तो 1875 में बीएसई की स्थापना हुई है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सेबी की स्थापना कब हुई? ए 1982, बी 1988, सी 1996, डी 2003। जितने भी धोखाधड़ी है ना, जैसे शेयर मार्केट से है, चिट फंड है, कुछ भी है, तो उसको रेगुलेट करता है सेबी। ठीक है, आंसर देखते हैं। सेबी की स्थापना जो है वो 1988 में हुई है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, प्रतिभूति सिक्योरिटी को कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, दलाल स्ट्रीट कहां पर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दलाल स्ट्रीट कहां पर है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो दलाल स्ट्रीट जो है वो मुंबई में है, और यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो यहीं पे स्थित है, दलाल स्ट्रीट। ठीक है, बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो दलाल स्ट्रीट में स्थित है।
अगला क्वेश्चन नंबर 21, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2016, 1 जनवरी 2017। आंसर देखते हैं। तो नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को हुई है। ठीक है, और आप जानते ही हैं नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग, और इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसी योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। ठीक है, और 2015 1 जनवरी 2015 से जो है वो इसकी जगह जो है वो नीति आयोग एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, तो योजना आयोग को किसने रिप्लेस कर दिया? नीति आयोग ने। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। इसके भी अध्यक्ष जो है वो प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री थे, और अब नीति आयोग के अध्यक्ष भी जो है वो प्रधानमंत्री हैं। और इसके एक उपाध्यक्ष चुना जाता था योजना आयोग का भी, और इसी तरह से नीति आयोग का भी उपाध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? जिस तरह से मैंने आपसे आरबीआई का जो है वो गवर्नर पूछा था, वर्तमान में कौन है आपने बताया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो आप आरबीआई का गवर्नर और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो पहले योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो पहले प्रधानमंत्री थे। उसी तरह से नीति आयोग के पहले अध्यक्ष जो हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, क्योंकि वो भी उसी समय प्रधानमंत्री थे 2015 में, जब नीति आयोग का जो है गठन किया गया। तो योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन है? जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? ए गुलजारीलाल नंदा, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आर के षणमुखम चेट्टी, डी एडम स्मिथ। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। योजना आयोग का जो पहला उपाध्यक्ष था वो थे गुलजारीलाल नंदा। ठीक है, और कुछ समय तक जो है वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बने जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद। 1964 में जब मृत्यु हुई थी तो कुछ समय के लिए उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू पहले अध्यक्ष थे और गुलजारीलाल नंदा जो है वो पहले उपाध्यक्ष थे योजना आयोग के। ठीक है, और आर के षणमुखम चेट्टी ने पहला बजट प्रस्तुत किया था आजादी के बाद, और एडम स्मिथ को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं, अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ। दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पे था? उद्योग, कृषि, शिक्षा, गरीबी उन्मूलन। कई बार पूछा भी जाता है कि किस मॉडल पे आधारित था। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस किस पे था? उद्योग, कृषि, शिक्षा और गरीबी उन्मूलन। तो आंसर है इसका दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, आप जानते होंगे 1955-56 की बात है ये। ठीक है, तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है उसका टोटल फोकस जो था वो उद्योगों पे था। आपको याद होगा हमने ज्योग्राफी वाले टॉपिक में स्टील प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। बोकारो है, भिलाई है, राउरकेला है, दुर्गापुर है। ठीक है, यहाँ पे स्टील प्लांट्स लगाए गए थे, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन के सहयोग से। तो ये टोटली फोकस जो है वो शिफ्ट हो गया था उद्योगों की तरफ। पहली पंचवर्षीय योजना में टोटल फोकस जो था वो कृषि के ऊपर दिया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में फोकस जो है शिफ्ट हो गया इंडस्ट्रीज की तरफ। ठीक है, और हिमाचल में जो पहली पंचवर्षीय योजना था उसमें तो 50% फोकस जो था वो सड़क निर्माण पे था। हिमाचल में सड़क निर्माण पे था, भारत में कृषि पे था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत में जो है वो शिफ्ट हो गया था उद्योगों पे, हिमाचल में तब भी सड़क निर्माण पे ही था। फिर अब भारत में पंचवर्षीय योजना, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है ये, कि अंतिम स्वीकृति कौन देता था। अब तो 2017 के बाद ये लास्ट पंचवर्षीय योजना थी 12वीं, तो उसके बाद कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है। पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग की जगह तो आ गया नीति आयोग। पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी गई है। इसके अलावा इसके साथ साथ जो है वो एनडीसी भी खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता था? योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो आंसर देखते हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति देता था राष्ट्रीय विकास परिषद यानी एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो भारत में पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति देता था। और ये एनडीसी का गठन हुआ था 1952 में। तो जैसे ही पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हुई
ऑटोमेटिकली जो है वो राष्ट्रीय विकास परिषद का अस्तित्व भी जो है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या क्या चीजें जो है वो खत्म हो गई, पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो चुकी हैं, वर्तमान में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है, राष्ट्रीय विकास परिषद भी नहीं है, योजना आयोग भी जो है वो वर्तमान में तो अतिथि ही बन गया है। ठीक है, उसका स्थान ले लिया है नीति आयोग ने। अंतिम प्रश्न, उपभोक्ता सुरक्षा कानून कब लागू हुआ? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, या लॉ जिसको कहते हैं, कानून लॉ होता है, 1986, 1988, 1991, 1995। आंसर देखते हैं। तो जो उपभोक्ता सुरक्षा कानून है, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ जो है, एक्ट जो है, वो 1986 में पारित हुआ था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, LIC का जो गठन है, ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है, वो 1956 में बना था, LIC। ठीक है, तो ये हमारे 25 प्रश्न थे इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए। हमने ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को टच करने की कोशिश की है। ठीक है, एक या दो ही प्रश्न आते हैं, कई बार 5 आ जाते हैं। ठीक है, और कई बार ज्यादा संख्या में भी आ जाते हैं। तो टर्म्स जो हैं वो याद रखना है, जैसे बैंक से जुड़ी हुई टर्म, बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, यानी कैश रिजर्व रेशियो क्या है। इसके अलावा जैसे टर्म्स होती हैं डिवैल्यूएशन, जो हम डेप्रीशिएशन, ठीक है, GDP क्या है, ठीक है, NDP क्या है, इस तरह की चीजें जो हैं वो जरूर आपने एक बार ना इसकी परिभाषाएं देख लेनी है। धन्यवाद, थैंक यू।